नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण वीडियो में। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट 47 लेकर के आए हुए हैं। अगर इसके पहले आपने एसएसटी जीएस का 1 से लेकर के 46 तक के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सभी चीज़ का मिक्सअप किया गया है। और यह मिक्सअप आपको केवल कौन सी किताब से किया गया है, तो यह आपको जो किया गया है वो जेसीईआरटी जैक के किताब का हैंड रिटेन नोट्स बना हुआ क्लास 6 to 10 तक का, उसी से ये मिक्सअप प्रश्न फिर एक चैप्टर सभी से एक पेज लेकर के बनाया गया है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो अभी जो जेटेट परीक्षा होगी उसमें यह जीएस के अंतर्गत काम करेगा। यदि आप 6 से 8 के शिक्षक हैं तो यह आपके लिए भाषा शिक्षक और सामाजिक विज्ञान शिक्षक, ये दोनों के लिए काम करेगा। यानी तीनों प्रकार के शिक्षक इस वीडियो को देख सकते हैं और तीनों प्रकार के शिक्षक यहाँ से जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपको देखिए ये नोट्स में ये फ़ायदा आपको मिलेगा ना कि इसमें प्रश्न आपको बहुत कम बने हुए हैं, बस जितना समझिए जेसीईआरटी से बीच से निकला है वही बना हुआ है, ठीक है। और बाकी यहाँ से प्रश्न जो जैक पूछता है भर भर के प्रश्न ला रहा है, अभी आपको बता दे रहा भर भर के यहीं से प्रश्न जा ही रहा है। बाकी आप कोई प्रैक्टिस सेट लिए है ना, तो जो प्रैक्टिस सेट का 10 पन्ना का प्रश्न पढ़िएगा ना वही इसके बराबर आपको मिलेगा, समझ गए। तो उतना ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतना समय किसी के पास नहीं है कि आप देख सकिएगा। बस छोटा छोटा देखिए यहाँ पर पीडीएफ बना हुआ है हर चैप्टर, इसको आप चाहिएगा तो 2-3 दिन भी आपके पास समय है ना, अच्छा 55 घंटा टाइम दीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा और जेटेट पास करके भी आ जाइएगा। तो सभी कोई जुड़िएगा। मोबाइल नंबर आगे दिया गया है, आपको देख लिए होंगे आप लोग, कितना दिया गया है 9631054226 पर जरूर जुड़ के तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है वीरेश को, करेश को, हरिश्चंद्र को या मूलचंद को, ठीक है। देखिए ये जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य था ना, उसका संस्थापक जो थे वो आपके हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे आपके? हरिश्चंद्र जी थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? उस्ताचल, विजयालय, परासिलकरम या कोई नहीं, ठीक है। ये चोल वंश का संस्थापक जो देख रहे हैं ना, ये जेएसएससी का जो यहाँ पर आपको जेएसएससी एग्जाम ली थी, ठीक है, और ये सचिवालय परीक्षा उसमें ये आया हुआ था, ठीक है, चोल वंश का संस्थापक। तो वो देखिए ये सब में भी जेएसएससी सब की जो परीक्षा ले रहा है ना, उसमें भी आपको जेसीईआरटी किताब के ही पाठ्यक्रम पर यानी जैक से ही बहुत ज़्यादा प्रश्न को रिकमेंडेड कर दे रहा है बीच बीच से, लेकिन लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि कहाँ से आ रहा है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा आया था पर, ठीक है, सहायक आचार्य में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको जेएसएससी से आया था। तो ये विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चोल वंश के राजाओं में सबसे शक्तिशाली किसको माना जाता था? चोल वंश के शक्तिशाली राजा किसको माना जाता था? कृष्णराज प्रथम को, कृष्णराज द्वितीय को, राजराज प्रथम को या सभी को, ठीक है। तो चोल वंश के राजाओं में बहुत से राजा हुए, लेकिन सबसे शक्तिशाली राजा के नाम में जिसको आता है वो आपको राजराज प्रथम को माना जाता था, ठीक है। किसको माना जाता था? राजराज प्रथम को। याद रखिएगा, प्रश्न ये आए हुए प्रश्न है जेएसएससी में आपके, ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप कौन सा है? कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप कौन सा है? देखिए यही प्रश्न आपका जो है ना बी स्टेट में आया हुआ था, बी टेट बिहार में, जो बिहार में आया हुआ था, ठीक है। स्थानांतरित कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, चलवासी, पशुचारण या कोई नहीं, ठीक है। देखिए आप कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप क्या था? तो देखिए कृषि का सबसे पहले प्राचीन स्वरूप जो था, लोग क्या थे, जब कृषि का आविष्कार हुआ लोग जान गए, तो वो क्या करते थे कि जहाँ जंगल झाड़ी वाला स्थान होता तो वहाँ पर जाते थे, उसको काटते थे, वहाँ खेती करते थे, फिर वो आगे बढ़ जाते थे, फिर वहाँ भी जाते थे, इसी तरह से खेती करते रहते थे। यानी वो एक जगह नहीं रहते थे, या स्थान बदल बदल करके खेती करते रहते थे, फिर वहाँ जंगल उपजता था। तो जो स्थान बदल बदल करके खेती होते रहता था उसी का नाम था, देखिए, स्थानांतरित कृषि। उसी का नाम क्या था? स्थानांतरित कृषि नाम था, ठीक है। तो कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप अगर माना जाता है तो आपको स्थानांतरित कृषि को ही माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? देखिए स्थानांतरित कृषि को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्थानांतरित कृषि को विभिन्न जगहों पर, स्थानांतरित कृषि को विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सभी जगह पर एक नाम नहीं मिलता है, ठीक ना। तो स्थानांतरित कृषि का नाम बहुत सा है, वो जगह के आधार पर आपका निर्भर करेगा। और ये प्रश्न पूछता भी है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता भी है। स्थानांतरित कृषि को इंपॉर्टेंट करके चलिएगा, आप अपने से भी इसका नोट्स बनाना चाहिएगा, तो स्थानांतरित कृषि का बना लीजिएगा, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? झूम की खेती, रोका की खेती, दीपा की खेती या कोई नहीं, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूम की खेती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसको जाना जाता है? झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। प्रश्न बहुत एमवीआई है और 101 बार अभी तक आपके एग्जाम में ये झूम की खेती आया हुआ है, यानी झूम की खेती स्थानांतरित कृषि का ही नाम है, लेकिन वो कहाँ पर? तो ये उत्तर पूर्वी भारत में बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। स्थानांतरित कृषि को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? झूम की खेती, रोका, दीपा या चेनो, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि को छत्तीसगढ़ में ये किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में देखिए दीपा कहा जाता है। इसी स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूम कहा जाता है। उसी स्थानांतरित कृषि को छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। सब जगह इसका नाम चेंज होते रहता है, ठीक है। और झूम वाला तो बहुत बनाया हुआ है, झूम की खेती वाला, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजराज के द्वारा, प्रयागराज के द्वारा, दंतीदुर्ग के द्वारा या कृष्ण के द्वारा, ठीक है। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये जो करवाया गया आपको राज के द्वारा करवाया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर नोट्स कुछ आपके लिए बना दिया गया है कि आपके एग्जाम में कुछ आते हैं तो आप वहाँ से गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया गया है, यह द्रविड़ शैली का विशिष्ट उदाहरण है। देखिए ये प्रश्न आया हुआ था कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया है? तंजौर में करवाया गया है। किसने करवाया गया है? तो राजराज ने करवाया, ठीक है। चलिए देखिए,
नटराज की मूर्तियाँ किस धातु की बनी हुई है? बहुत बारी प्रश्न आया है, बहुत बारी प्रश्न आया है। नटराज की मूर्तियाँ किस धातु की बनी हुई है? नटराज की मूर्ति आप देखते हो, नटराज की मूर्ति जो बनी हुई है सोना, चांदी, तांबा या कांसा, किस धातु की बनी हुई है नटराज की मूर्ति? ठीक है, नटराज की मूर्ति जो आपको किताब में जो उल्लेख है वो है आपको कांसा धातु। ठीक है, कौन सा है? कांसा धातु। प्रश्न ये आया हुआ है, ठीक ना। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं? ठीक है, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो आपका राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई नहीं? ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री के जिम्मे होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं? ठीक है, तो मंत्रिपरिषद जो है आपका और किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद देखिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है जेएसएससी में, झारखंड के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये प्रश्न आपका झारखंड के जो हाई स्कूल परीक्षा हुआ था उसमें आपको यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो आपका राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला, स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, स्थानांतरित कृषि को विभिन्न जगहों पर विभिन्न नाम से जानते हैं। अभी आप देखें तो उत्तर पूर्वी भारत में इसको किस नाम से जान रहे थे? तो उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम की खेती के नाम से जानते थे। ठीक है, इसी को भी आपने देखा छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? तो छत्तीसगढ़ में इसको दीपा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में किस नाम से जानते हैं? झूम के नाम से, चेनो के नाम से, रोका के नाम से, दीपा के नाम से। ठीक है, तो ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रोका के नाम से जानते हैं। गेहूं का कटोरा कहा जाता है? स्टेपीज, वेल्ड, प्रेरीज, उत्तरी अफ्रीका। किस देश को, यहाँ पर देश को गेहूं का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए प्रेरीज को गेहूं का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा प्रेरीज को। प्रश्न ये आया हुआ है। मिश्रित कृषि कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है, किसको कहते हैं मिश्रित कृषि? आपको बताना है। कृषि के साथ दलहन फसल, रबी फसल और खरीफ फसल साथ में, कृषि के साथ पशुपालन कार्य करना, कृषि के साथ उर्वरक करना। ठीक है, यह मिश्रित कृषि आपको छत्तीसगढ़ में पूछा गया था और यूपी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा मिश्रित कृषि प्रश्न ये आया हुआ है, हो सके कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो किसको कहेंगे? तो देखिए, अभी मिश्रित कृषि का जो सर्वोत्तम उदाहरण माना जा रहा है वो है आपको कृषि के साथ पशुपालन कार्य वाली जो फसल है वो आपको मिश्रित कृषि है। कृषि के साथ पशुपालन कार्य करने वाली जो फसल है वो आपको मिश्रित कृषि के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग के द्वारा या कोई नहीं? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को संविधान की कहा जाता है? यही प्रश्न आया हुआ है आपका। ठीक है, यही प्रश्न आपका पूछा गया था जेटेट में, यही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया था जेटेट में, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में। मौलिक अधिकार को संविधान की क्या कहा जाता है? भाई, बहन, आत्मा या कोई नहीं? ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। संविधान के भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? ये भी प्रश्न आपको हाई स्कूल परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था। संविधान के भाग किस में? भाग 1, भाग 2, भाग 3, कोई नहीं? ठीक है, तो संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, इसके लिए याद रखिएगा सनम ने कही 1, 2, 3, 4। ठीक है, सनम, तो देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा मौ मतलब मौलिक अधिकार है। ठीक, चलिए अगला देखिएगा।
संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका उल्लेख है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का, मौलिक कर्तव्य का, मौलिक निवारण का, या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, मौलिक अधिकार देखिए यहाँ पर नाम याद रखने का एक ट्रिक है, आपको बता देते हैं। मौलिक अधिकार का समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समानता का अधिकार हो गया, सम से क्या हो गया? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, और यहाँ पर देखिए शिक्षा में सांस्कृतिक संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये जो है आपको याद करने का नाम का तरीका भी है, इससे आप नाम याद कर सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि इसमें कौन मौलिक अधिकार है, पूछ देगा, तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, किसका? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल माना जाता है, जो हमारे दिल्ली सल्तनत के शासक हुए उसका काल कब से कब तक माना जाता है? 1206 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, 1306 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, 1506 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत के शासक का जो काल है वो आपका 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत में कौन कौन शासक हुए, उसके संस्थापक कौन हुए, वो सब को हम यहाँ पर देखिए नोट्स में ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। शायद आगे आएगा तो आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन था? याद रखिएगा, ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत के शासक से प्रश्न तो फिक्स है, प्रश्न एकदम फिक्स है कि आपको एग्जाम में आना है। ठीक है, यानी MBBI टॉपिक है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत से तो 1000 प्रश्न बनता है, ये बता दे रहे हैं आपको। दिल्ली सल्तनत से 1000 से ज़्यादा प्रश्न है, लेकिन हम केवल किसको करवाएंगे? जो आपका JCERT किताब में हमको बीच बीच से जितना चीज़ मिला है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के शासकों का देखिए कभी कभी क्रम पूछा है, यही प्रश्न पूछा है आपको। ठीक है, आपको यहाँ झारखंड में JSSC एग्जाम में PGT में क्रम पूछ दिया था। क्या पूछ दिया था आपको? दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम। ठीक है, तो क्रम भी हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से कि क्रम कैसे याद रखिएगा, कि पहले कौन आया, फिर कौन शासक आया, फिर कौन शासक कौन अंतिम किया, सब कुछ इसमें बताता है। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत के शासकों के यदि आपको क्रम याद रखना है ना, तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? देखिए जीके तुम्हारा शायद लो है, इसको याद रखिएगा। जीके तुम्हारा शायद लो है। ठीक है, देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि कोई आपसे पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो कोई बच्चा लोग जिसे कभी कोई पूछते तो बोल देता है पटना, तो आप बोलते हैं अरे जीके तुम्हारा एकदम लो है शायद जी, बोलते हैं ना, उसी पर याद रखिएगा, जीके तुम्हारा शायद लो है। ठीक है, और लो है, इससे किसका नाम याद हो जाएगा? तो दिल्ली सल्तनत के शासक का क्रम याद हो जाएगा। क्रम माने पहले कौन आया, फिर दूसर का कौन, तीसर का कौन, ये क्रम याद हो जाएगा। तो देखिए जी से देखिए आपका गुलाम वंश है, सबसे पहले गुलाम वंश आया। ठीक है, गुलाम वंश, उसके बाद के का मतलब के से KH ख, एक का आगे बढ़िएगा तो खिलजी वंश है। और तुम्हारा में देखिए तू है, तू से तुगलक वंश है, तू से तुगलक वंश है। ठीक है, और शायद है, शायद से हो जाएगा सैयद वंश। ठीक है, और लोस हो जाएगा लोधी वंश। यानी दिल्ली सल्तनत के शासक का देखिए अभी हमने यही लिखा, क्या लिखा? जीके तुम्हारा शायद लो है। ठीक है, क्या लिखें? लो है, यही लिखे थे। तो जी से गुलाम वंश, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन हुआ? गुलाम वंश। दूसरा वंश के से खिलजी वंश हुआ। तुम्हारा में तू से तुगलक वंश हुआ, तो तीसरा तुगलक वंश हो गया। चौथा में शायद से सैयद हो गया, सैयद वंश हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, और लो से देखिए लोधी वंश हो गया। क्या है? लोधी वंश हो गया। तो पहला वंश जो है दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश हुआ, और अंतिम जो वंश हुआ वो आपका लोधी वंश हो गया। ठीक है, यहाँ के बाद जो है आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।
दिल्ली सल्तनत के वंश का नाम याद रखने का ट्रिक देखिए यहाँ पर आपको बता भी दिए हैं, हमको देखिए बता भी दिए हैं। जी के तुम्हारा शायद लो है, गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ठीक है, इस तरह से 5 गो वंश हुए। उसके बाद यहाँ पर जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इसके बाद बाबर की जीत हुई और वहाँ से मुगल वंश का नींव पड़ गया था। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? मलेशिया, ब्राज़ील, भारत, फिलीपींस या कोई नहीं। ठीक है, तो रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? मलेशिया में होता है। रबड़ सबसे अधिक मलेशिया में होता है। कहवा का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? कहवा का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? ये प्रश्न आपका जेटेट का पूछा गया प्रश्न है और ये आपका झारखंड की किताब से निकल के आया हुआ भी प्रश्न है। ठीक है, तो JCERT से पूछा गया प्रश्न था। कहवा का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कहवा ब्राज़ील में होता है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? मलेशिया, ब्राज़ील, भारत या फिलीपींस। ठीक है, तो चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है भारत में होता है। असम की खुली चाय आप नाम सुने होंगे। नारियल सबसे अधिक फिलीपींस देश में होता है। मसाले सबसे अधिक भारत देश में होते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन हुआ? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबल या कोई नहीं। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत का वंश का तो नाम आपको याद करवा दिए ना। दिल्ली सल्तनत के वंश का तो आपको नाम, वंश का नामकरण से याद दिलवा दिए। क्या याद दिलवाएं आपको? जी के तुम्हारा शायद लो है, जी के तुम्हारा शायद लो है, बता दिए। अब इसी के साथ नीचे आपका हो जाएगा वंश का याद कीजिएगा तो कुमारी, जरीना, गोरी ने खीर बनाया। ठीक है, ये दोनों ट्रिक आपको अलग अलग से हम आपको बता दिए हैं। तो कुमारी में देखिए कू है, कू से देखिए होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? तो गुलाम वंश था। ठीक है, गुलाम वंश था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। क्लियर? चलिए, तो विभिन्न वंश के संस्थापक का नाम भी आपको हम उसमें बताएंगे। 1206 ईस्वी में किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली का बागडोर संभाला? मोहम्मद खान, मोहम्मद गोरी, इनाम खान या कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न ये भी किया हुआ है। तो मोहम्मद गोरी, ठीक है, गौर वंश के शासक जो मोहम्मद गोरी थे, उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जब भारत छोड़ जाने लगी तो उस समय क्या हुआ, इसकी बागडोर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गया था। और जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो वो जो है आपका यहाँ पर स्वतंत्र रूप से दिल्ली का बागडोर संभाला था। ठीक है, ये गुलाम था, इसीलिए इसको गुलाम वंश का नाम पड़ा, मोहम्मद गोरी का गुलाम। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ममलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है? यही तो है, ममलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। देखिए ममलुक वंश कभी कभी आता है, ये गुलाम वंश को ही कहा जाता है। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। तो इसका संस्थापक किसको माना जाता है? तो आपको तो बताया गया कि गौर वंश के शासक जो मोहम्मद गोरी थे उसके साथ यह गुलाम था, उसका गुलाम था, नौकर था। और उसकी मृत्यु के बाद यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पर उसका बागडोर संभाला। ठीक है, तो ममलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है ना। चलिए अगला देखिएगा। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और 1001 बार अब तक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कितना बार आता है। और आपके एग्जाम में तो ये 100% छपेगा। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 5, 6, 7 या 8? तो प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। और अभी मौलिक अधिकार की संख्या को कम कर दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7 या 8? देखिए 6 है। अब बताइए, आपके दिमाग में हो सकता है कि शुरूवात 7 था, शुरूवात 7 था, अभी 6 है। आखिर हटाया किसको गया होगा? हटाया किसको गया होगा? तो देखिए हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, अब इसलिए हटाया गया तो ये 6 बच गए। अब ये संपत्ति के अधिकार को
कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार आपको बना दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, फिर उसमें से एक कमा तो 6 हो गया और अभी वर्तमान में 6 हैं। और वो कौन है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या कोई नहीं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है मौलिक अधिकार की श्रेणी से। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर डेली हमारे साथ एसएसटी या समझ लीजिए जीएस का प्रैक्टिस सेट सुबह में आपको 5:30 बजे कर सकते हैं। सुबह में 5:30 बजे आप यहाँ पर जुड़ करके कर सकते हैं, तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा। बाकी आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर मैथ्स का भी है, साइंस का भी है, जीएस का भी है, सीडीपी का करवाया जा रहा है, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका करवाया जा रहा है। तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे और यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये में आपको 6 to 10 तक का कंप्लीट नोट्स मिलेगा। जहाँ से आप तैयारी अगर करते हैं तो आपको समझिए कि 101% सफलता तो लगना ही है और स्कोर 100 पार कर जाएगा, 100 पार कर जाएगा। और बहुत कम मेहनत में और बहुत कम प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।